नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड में वैसे तो अलग अलग मामले और अलग अलग किस्से अमूमन सामने आ ही जाते हैं। एक ऐसे किस्से के बारे में फिर से बात करने वाले हैं जो कुछ साल पूर्व का है और आपने घोटाले का नाम भी सुना होगा, जिसका नाम NH-74 घोटाला रहा, जिसमें तमाम अधिकारी दोषी भी पाए गए और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ और आज तक जो उसमें आरोपी थे उसको लेकर एक संशय बना हुआ है। और संशय इसलिए भी है क्योंकि जो उसमें मुख्य आरोपी बनाए गए उसको लेकर अभी हाल ही में एक खबर आई है कि उनका प्रमोशन कर दिया गया है, उनकी बढ़ोतरी कर दी गई है, उनके पे स्केल बढ़ा दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट ने एक फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा है कि किस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है शासन द्वारा, आखिर कैसे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिव प्रसाद सिम्बाल जी है। सिम्बाल साहब, सीधा एक सवाल है, एक ऐसे अधिकारी जिस पर साफ कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, शासन से कैसे उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, तमाम आरोप लगे, मुख्य आरोपी बने, 1.5 साल तक जेल में भी रहे, तमाम चीजें हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक बात है कि जब एक बार कोई मामला कोर्ट चला गया तो कोर्ट विभाग से ऊपर होता है, बिल्कुल नहीं? तो बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और मामला कोर्ट में चला गया तो वो वापस विभाग में कैसे आ गया मामला? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि वापस विभाग में कैसे आ गया। अधिकांशतः अब तक की जो जनरल प्रैक्टिस देखी गई है वो ये है कि विभागीय जांच शुरू ही इसलिए की जाती है अगर किसी को छुड़ाना हो, वरना भाई कोर्ट तो सर्वोच्च है, कोर्ट पे सबको विश्वास होना चाहिए। जो उत्तराखंड सरकार भी है, आप देखते होंगे कि आए दिन कोर्ट फटकार लगाती रहती है, गाइडेंस देती रहती है, गाइडलाइन जारी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है, कई सारे फैसलों को सरकार को झटका लगता है कोर्ट से। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि विभागीय जांच होती तो पहले होती? कायदे से जनरल प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है, सरकारी डिपार्टमेंट का अगर कोई अधिकारी है तो पहले विभागीय जांच होती है। अगर आप सीधे पुलिस के पास नहीं जा सकते किसी भी मामले को लेके। अगर कोई सरकारी अधिकारी है और कोई आदमी मुंह उठा के चला जाए पुलिस के पास कि साहब इस पर मुकदमा दर्ज कर दो, ऐसा नहीं होता है। परंपरा ये है कि किसी भी अधिकारी का कोई भी मामला होगा भ्रष्टाचार से संबंधित या कुछ भी, तो पहले विभाग के पास जाएंगे, विभाग विभागीय जांच करेगा, बिल्कुल, फिर पुलिस को संस्तुति करेगा कि पुलिस इस पर मुकदमा दर्ज करे, फिर विभागीय जो HOD है, मुखिया है, शासन की अनुमति से उस पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। इस मामले में बिल्कुल उल्टा हुआ कि पहले मुकदमा दर्ज हो गया, मामला कोर्ट चला गया, है ना, मुकदमा दर्ज हो गया, बंदा जेल चला गया है, फिर 1.5 साल जेल में रहने के बाद फिर आप बोल रहे हैं कि साहब विभागीय जांच होगी। ये क्या बात होगी? ये तो यही है कि भाई अगर किसी को छुड़ाना हो, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि जहाँ पे सरकार बोलती है या डिपार्टमेंट्स बोलते हैं कि सर नहीं, हम विभागीय जांच करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या गलत है और क्या सही है। ऐसी जब अधिकारियों को छुड़ाना होता है या कोई भ्रष्टाचार के आरोप में छोड़ना होता है तो इस तरीके के टोटके अपनाए जाते हैं, क्योंकि भाई पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर देती है कि साहब हम तो मुकदमा दर्ज कर दिया, हम कैसे क्लीन चिट दें, हम तो जांच अधिकारी हैं। बिल्कुल। दूसरा, कोर्ट बोल देता है कि भाई हम तो फैक्ट देखेंगे, तो हम भी क्यों अपनी कलम फंसाएं। तो फिर फाइनली ले दे करके विभाग है वो सरकार के अंडर में होता है, जो विभागीय लोग हैं उन्हीं पे दारोमदार आते हैं अपने सहयोगियों को बचाने का, फिर वो करते हैं खेल। ऐसे ही एक नहीं, ऐसे मतलब यहाँ पे दर्जनों ऐसे किस्से हैं कि जहाँ पे कोई आदमी ट्रैप में फंसा, बाकायदा जेल गया, फिर जेल जाने के बाद ये बात हुई कि नहीं साहब विभाग भी जांच करेगा इसमें, और फिर विभाग जांच करता है, फिर बोलता है नहीं इसमें कुछ लोगों की साजिश है, इसको फंसाया गया है और दुराग्रह है, जानबूझ करके इसके साथ भेदभाव हुआ है, और फिर उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। क्लीन चिट दी जाती है, वो क्लीन चिट सबमिट हो जाती है। आप देखते होंगे कि कई बार ये होता है कि सरकारें मतलब जघन्य से जघन्य अपराध में भी कोर्ट को बोल देती है कि साहब जनहित में, न्याय हित में ये मुकदमा वापस लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है भाई मुकदमा वापस? अगर अधिकारी सही है या जो आरोपी है वो सही है तो कोर्ट को फैसला करने दो ना। बिल्कुल। कोर्ट होती किस लिए? इसीलिए तो होती है, कर होने दो जांच, कोई दिक्कत होगी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, होने दो दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार को क्यों बीच में आना चाहिए, सरकारों को, कि साहब ये मुकदमा जो है न्याय हित में या जनहित में वापस ले लिया जाए? क्या मतलब है? कानून को अपना काम करने दो। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट मना कर देती है
कोर्ट बोलते हैं कि इसमें कोई न्याय हित नहीं है, कोई जनहित नहीं दिखता है, परिलक्षित होता है, इसलिए ये नहीं वापस किया जाएगा मुकदमा। और फिर सजा होती है बाकायदा। ऐसे कई सारे जज भी रहे हैं कि जजों ने कोई अपराध किया। हरिद्वार में एक लेटेस्ट मामला था अभी कुछ समय पहले का कि वहाँ पे बच्ची के साथ उत्पीड़न के मामले में एक जज थी लेडी, उस पर मुकदमा चला, लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी उसके मुख्यमंत्री ने लिख दिया कि साहब ये मुकदमा वापस किया जाए जनहित में। तो कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई जनहित नहीं है भाई। फिर फाइनली वो जज बर्खास्त हुई। तो ये प्रैक्टिस गलत है कि अगर एक बार पुलिस में मामला चला गया, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल चला गया, आप तो विभाग को और सरकार को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि कानून अपना काम करेगा। जो बोल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो कानून को अपने काम करने दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये पूरा प्रकरण, आप उस समय खुद पत्रकारिता में थे जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, कि इस पूरे प्रकरण में आपने क्या वो किया एक पत्रकार के नाते, या आपको क्या चीज़ें फैक्ट्स फाइंडिंग लगी, या आपको क्या लगा उस दौरान पर, क्योंकि पत्रकार भी एक फैक्ट्स ढूंढता है। क्या उस समय आपका क्या रहा? आपको पहली जब आपके पास ये केस आया होगा, आपने सुना होगा, आपने अधिकारियों के पास गए होंगे, अधिकारी से पूछा होगा, क्या लगा आपको? क्योंकि इसमें तो तमाम बड़े अधिकारी के भी नाम आए थे, उन्हें फिर बाद में भले ही उनके नाम हटे, उसके बाद मुख्य आरोपी बनाया गया, ये सारी चीज़ें हुई। उस समय क्या था ये? देखिए, इसमें ऐसा है कि इनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ 420, 467, 468, 120B, 409, ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें आजीवन कारावास तक की धाराएं हैं। और इनकी गिरफ्तारी हुई, 1.5 साल जेल में रहे। जमानत लेने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जमानत नहीं हो पाई लंबे समय तक, 1.5 साल तक जेल में रहे। और इनके जो सगे संबंधी हैं, इनकी संपत्तियां बाकायदा कुर्क कर ली गई, जब्त कर ली गई संपत्तियां। तो इसका मतलब संपत्ति जब्त कर लिया जाना, वो भी रिश्तेदारों की। ये माना गया कि भाई ये अज्ञात स्रोतों से इनके पास संपत्ति आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डीपी सिंह की संपत्ति, नामी बेनामी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम पे खरीदी होंगी। और जब वो संपत्तियां भी जब्त हो गई, इतना गंभीर मामला है, उसके बावजूद विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलना मतलब हैरानी करने वाली बात है। तो इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको भी दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कई बार कई स्तर के अधिकारी होते हैं, वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये लोकतंत्र है, अपने सीनियर्स के दबाव में रहते हैं, ओवर एंड ऑल शासन है, सरकार है, ये बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर होती हैं। लेकिन किसी भी ऑफिसर्स को किसी भी दबाव में ना करके जो भी कानून सम्मत जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर कायम रहना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, अधिकारी आते जाते रहेंगे। आज कोई किसी पद पे है, कल वो उसका ट्रांसफ़र किसी और पद पे हो जाएगा। लेकिन यह है कि उदाहरण लोकतंत्र में अनुकरणीय होना चाहिए। कोई भी आदमी तनख्वाह अपने काम की लेता है, कोई भारत प्रशासनिक सेवा की, भारत सिविल सर्विसेज की, पुलिस सर्विसेज की सेवा में आता है, एग्ज़ाम क्लियर करके आता है, अपनी योग्यता के बल पे आता है, तो उसको सरकार में आने के बाद या नौकरी में आने के बाद किसी दबाव में आने का कोई औचित्य नहीं होता। ये ऐसे लोगों को, निर्विकार सिंह जैसे मामूली जो पुलिस कांस्टेबल जैसे लोग हैं, या पुलिस अधिकारी, बहुत छोटे स्तर के जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि डीजीपी के खिलाफ, डीजीपी तत्कालीन डीजीपी जो सिद्धू थे, उनके खिलाफ जब जांच की बात आई तो उन्होंने जांच की और किसी भी उसमें नहीं झुके, ना प्रलोभन में झुके। उनके खिलाफ वो सबसे बेहतरीन अधिकारी थे, कई बार उन्हें पुरस्कार दिए गए थे। लेकिन जब इस जांच अधिकारी बनाया गया, डीजीपी है, उन्हीं के विभागीय मुखिया के घोटाले का उनको आज जांच अधिकारी बनाया गया, तो उनको कई बार सस्पेंड किया गया, कई बार उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, बहुत हैरेस किया गया, लेकिन वो झुके नहीं और उन्होंने आखिर अपनी जाँच पूरी की। और उसके कारण जो है आज वो मतलब लोकतंत्र पे भी, मतलब हमारा भी, सबका, जितने लोग इस प्रकरण को जानते हैं, सबका उनके प्रति सम्मान से सर झुकता है आज भी। और मैं खुद निर्विकार सिंह जी का नाम बड़े सम्मान से लेता हूँ, और जब भी मेरे को ख्याल आता है तो मन में उनके लिए एक सम्मान आता है। तो यही एक पूंजी होती है जो सेवा में रहने के बाद या सेवानिवृत्त हो जाने के बाद या व्यक्ति के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कायम रहती है वो छवि। तो इस तरीके से अधिकारियों को भी चाहिए, अन्य अधिकारियों को कि भी इस तरीके के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जिनकी आप संपत्तियां कुर्क कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं और उसके बाद आप क्लीन चिट दे रहे हैं। बल्कि तत्कालीन सरकार में तो एक बार विधानसभा में ये आश्वासन दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कि सीबीआई जांच होगी। ये मुझे याद है, मेरे पास आरटीआई में वो सारी फाइलें हैं। 20 मई का लास्ट ऑर्डर है, मुझे याद है, आपने अभी मुझे याद दिलाया कि 20 मई का लास्ट
उसमें उस फाइल में 20 मई का लास्ट ऑर्डर है कि इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए शासन में, उस आश्वासन के बाद। बिल्कुल। विधानसभा में जो बयान दिया जाता है वो बड़ा गरिमापूर्ण बयान होता है, और उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कि विधानसभा में तो आपने कार्यवाही का हिस्सा बना दिया कि सीबीआई जांच होगी, फिर हुई क्यों नहीं? सीबीआई जांच का आदेश एक कैबिनेट मिनिस्टर भी दे सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर को भी पावर होती है सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करने की, और हाई कोर्ट को भी पावर होती है सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करने की, और मुख्यमंत्री को तो पावर होती है। तो आखिर क्या कारण है कि ना राजस्व मंत्री ने सीबीआई जांच करी, ना तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करी, और विधानसभा में आपने बोल दिया कि सीबीआई जांच होगी। 20 मई 1917 के बाद उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, वो फाइल क्लोज कर दी गई एक तरीके से। 2017, हाँ, सॉरी 20 मई 2017 के बाद उस फाइल में कुछ हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में जो गरिमा है उसको भी नुकसान होता है। एक सवाल ये रहा कि अभी कुछ मुख्य अखबारों में, मुख्य पोर्टल्स में खबरें चली कि इनका प्रमोशन कर दिया गया, क्योंकि लिफाफा बंद था, इनका प्रमोशन भी कर दिया गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये बड़े मुख्य आरोप हैं, और दो जगहों का शायद इन्हें चार्ज भी इस समय है, जितनी हमारी जानकारी में है। सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो आरोप है, एक तरफ आप 20 मई 2017 का सीबीआई की बात कह रहे हैं, उसके बाद कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी कहा कि क्लीन चिट कैसे दे दी। अब यहाँ पर ये चीजें प्रमोशन होना, ये चीजें, इस पर कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल जाने के बाद भी, भ्रष्टाचार में कार्रवाई होने के बावजूद भी उनको क्लीन चिट दे दी जाती है या प्रमोशन कर दिया जाता है। ऐसा कि सिर्फ डीपी सिंह वाले केस में नहीं हुआ। डीपी सिंह अभी चीनी मिल के अधिशासी नहीं दे सकते, डोई वाला शुगर मिल के, वहाँ पे उन पे तमाम तरीके के आरोप लगे। मतलब जो आदमी भ्रष्ट होगा तो भाई उसकी प्रवृत्ति भ्रष्ट होगी। ऐसा नहीं कि उसको एक मामले में सजा हो गई तो वो भ्रष्टाचार छोड़ देगा। बोलते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अच्छा, वहाँ पर क्या आरोप लगे इन पे? वहाँ पे इन्हें दूसरे राज्यों से अपने सगे संबंधियों को वहाँ पे आउट ऑफ वे जाकर के नौकरियाँ दिलाने के आरोप लगे। चीनी मिल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। खुद चीनी मिल के जो यूनियन के अधिकारी हैं उन्होंने इन पे आरोप लगाए, उन्होंने इनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, प्रदर्शन किया। उसमें फिर इन्होंने उल्टा जो शुगर मिल के यूनियन के अधिकारी हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। तो मतलब एक गंदी मछली चाहे किसी भी तालाब में रख दो, वो सारे तालाबों को गंदा करेगी। और अगर उनको इस तरीके की मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी तो भाई वहाँ भी गलत करेंगे। और अभी भी इनको जो प्रमोशन वगैरह देने के बाद भी ये जहाँ भी आप इनको रखोगे, बल्कि किसी पे छोटा सा भी, पुराने टाइम पे क्या होता था, इससे पहले, आज से 15-20 साल पहले, कि जरा सा भी किसी पे आरोप लगता था तो उसको लिख दिया जाता था उसकी सर्विस रिकॉर्ड में कि इनको संवेदनशील स्थानों पर नियुक्ति तैनाती ना दी जाए, लिख दिया जाता था बाकायदा। और अब ऐसा है कि भाई जो जितना भ्रष्ट हो रहा है उसको उतनी मलाईदार पोस्टिंग मिल रही, उसको उतना प्रमोशन मिल रहा है। ये सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि मतलब छोटे से छोटे उदाहरण भी मैं आपको बताऊं कि 7 अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, 7 अधिकारी, 7 अधिकारी घोटाले में पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए, जेल में रहे, और पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनको प्रमोशन कर दिया। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और पीडब्ल्यूडी ने प्रमोशन कर दिया। तो मैंने शासन में पूछा कि भाई तुमने इनका प्रमोशन क्यों किया, इन पे तो मुकदमा चल रहा है। तो बोले साहब मुकदमा हमने थोड़ी चलाया, मुकदमा तो विजिलेंस चला रही है और विजिलेंस देखेगी इस मामले को। हमने कहा कमाल है यार, चोरी तुम्हारी करी। मतलब ये देखो, मतलब ये बात हो गई कि जैसे सपोज मेरे घर में कोई आए और मेरे घर में कोई आके चोरी कर दे और मैं भी मुकदमा दर्ज ना कराऊं उसके, थर्ड पार्टी कोई देख करके जब वो चोरी करते हुए भाग रहा हो और कोई मोहल्ले का देख के उस पर मुकदमा दर्ज कर दे और मैं उसके साथ यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, उसको गले में हाथ डाल के घूम रहा हूँ, उससे दोस्ती कर रहा हूँ। अब कोई मेरे को आके पूछे कि भाई इसने तो तेरे घर में चोरी की, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? तो बोले भाई कार्रवाई कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, मोहल्ले वालों ने किसी ने मुकदमा दर्ज किया वो देख रहे होंगे, बाकी ये तो मेरा दोस्त है। मतलब पीडब्ल्यूडी की यहाँ चोरी करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने, और पीडब्ल्यूडी का अधिकारी उसको प्रमोशन कर रहा है। तो मतलब जब तक इस तरीके की मानसिकता रहेगी डिपार्टमेंट्स की, विभागों की, तो कैसे कोई मतलब सरकार प्रोग्रेस कर सकती है, कैसे सरकार की छवि अच्छी होगी? सरकार की छवि खराब करने के लिए तो यही अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इनको क्लीन चिट दी। अब अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो उस छवि को धक्का कौन पहुंचाता है? इसी तरीके के अधिकारी पहुंचा रहे हैं कायदे से। तो हम कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी जिन्होंने इन्हें क्लीन चिट दी उनकी भी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है जिम्मल जी इसमें कई अधिकारियों के, क्योंकि बड़ा मामला था, इसमें तो कई अधिकारियों के नाम थे उस समय भी। इस समय अगर नजर डालें तो क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे को उन अधिकारियों के नाम तो मालूम है कि जिन्होंने
इनके अगेंस्ट में सबूत वगैरह वो किए थे। हाँ। वो जैसे प्रताप शाह थे तत्कालीन जो एडीएम वित्त एवं राजस्व थे, दयानंद सरस्वती थे उस दौरान के एसडीएम। बाकी क्लीन चिट किसने दी है मैं फाइल एक बार निकलवा लूँगा, मेरे लेटेस्ट कोई मामला है तो मेरा इस बीच जाना हो नहीं पाया शासन में। मैं फाइल देख करके एक बार उसे दुरुस्त देखूँगा कि भाई किस आधार पर क्लीन चिट दी गई, और हम इस क्लीन चिट को चैलेंज करेंगे बाकायदा। इसकी शिकायत हमें लगता है कि अगर इस तरीके के अधिकारी क्लीन चिट देते हैं तो फिर भारत सरकार को लिखा जाएगा जांच के लिए, डीओपीटी को लिखा जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी को लिखा जाएगा इसके लिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा जाएगा, गृह मंत्री जी को लिखा जाएगा कि इसमें जांच की जाए प्रॉपर। ऐसे अधिकारियों की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, एक तो इनकी जांच की जाए। दूसरा, जिन अधिकारियों ने इन्हें क्लीन चिट दी उसकी क्लीन चिट देने की क्या प्रक्रिया थी, क्या निहितार्थ थे उसका भी ग्राउंड देखी जाएगी, और उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उनको भी अकाउंटेबल इसमें बनाया जाएगा। उसको भी उनको तमाम अधिकारियों की बात आपने कही है, पर सवाल वही है कि क्या अधिकारियों की कमी है इस प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर आ जाता है घूम फिर के कि अधिकारियों को दो जगहों की जिम्मेदारी देना, अधिकारियों की कमी है। और सबसे बड़ा सवाल इस प्रदेश का ये रहा, और देहरादून का ये रहा, देहरादून का भी सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं आपसे। एडीएमएफआर अभी है क्या देहरादून में एडीएमएफआर? ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये एक प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कि ये लगा लो कि मतलब जैसे कोई बड़ा घोटाला है भाई, जो एक डीएम होता है आमतौर पे, हालांकि जो वर्तमान डीएम है अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे मतलब इन्होंने कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि भाई अपने उच्चाधिकारियों तक से ये नाराज़गी मोल लेने से पीछे नहीं रहते। और पहले भी नैनीताल के डीएम रह चुके हैं, प्लस अल्मोड़ा के डीएम रह चुके हैं, वहाँ पर तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से भिड़ गए, गलत को सहन नहीं करते, तो एक अच्छी बात है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि देहरादून जैसे ज़िलों में डीएम की परिभाषा मतलब फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होती, डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। क्योंकि देहरादून जैसा जिला जो राजधानी, अस्थायी राजधानी जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे सभी तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें देख के ओवरलुक करनी पड़ती है क्योंकि जिला चलाना है। तो इसमें डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भूमिका निभानी होती है। तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कई लोग होते हैं कि किसी को घोटाला हो गया या कोई पीड़ित है, तो पता चला कि वो डीएम के लेवल से ही ऊपर की बात है, और डीएम बोल भी नहीं सकता, तो क्या करते थे अपने अधीनस्थ अधिकारी को लिख देते हैं कि इसकी जांच की जाए। तो जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को लिख देंगे कि जो वहाँ है ही नहीं, तो उससे क्या होता है कि फेस सेविंग हो जाती है। डीएम ने भी लिख दिया, जो आपका फरियादी आया उसको भी लगा कि भाई मेरी बात सुन ली गई है, जांच बैठ गई है, और उस पर होता भी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस अधिकारी को मार्क किया होता है वो अधिकारी नहीं होता, वहाँ पे उसको तैनाती नहीं मिलती। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि साल भर तक उस पोस्ट पे, मतलब देहरादून जैसी जगह पे एडीएम पद जैसा जो महत्वपूर्ण पद है उस पर कोई अधिकारी नहीं नियुक्त रहता। यहाँ पर हुआ है देहरादून में, कई बार हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो ये इसीलिए होता है कि फेस सेविंग हो जाए, फरियादी आए उसको भी लगे कि भाई उसकी बात सुनी गई, और जिसको बचाना है या जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी वो भी चलता रहता है। तो इस तरह की कई सारी सिचुएशन होती हैं, और कई बार ऐसे मामले आते भी। तो ये भी सवाल है, और इस पर भी कल आपको एक बड़ी स्टोरी करेंगे, आपको बड़ी स्टोरी दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा मामला है उसका भी जल्द खुलासा करने वाले हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सीधे सिंबाल जी ने कहे हैं कि जो तमाम तरीके के अधिकारी हैं जिन्होंने क्लीन चिट दी है, उसको लेकर डीओपीटी से लेकर पीएमओ ऑफिस से लेकर और जो सीआईडी है उनका, और जो तमाम ऐसे विभाग हैं उस पर वो जाएंगे। पर सवाल यहाँ पर यह है कि इतने सालों से जो जांच है, जांच और सिर्फ जांच, वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाई। और ये कई जांचें हैं ऐसी, और अभी तो कई जांचें ऐसी हैं जो ठंडे बस्ते में कहाँ चलेगी। एक आखिरी सवाल करते करते समाप्त करूंगा। एक जांच थी कोऑपरेटिव की, आपके पास आई है क्या? वो सार्वजनिक हो गई है क्या? जांच निकल गई है क्या कोऑपरेटिव की? ऐसा है कि उस पर ये ऐसी जांच है लंबे समय बाद कि जिसमें जांच के ऊपर जांच हो रही है। हाँ, नहीं वो मैंने सुना था उनकी फाइलें नहीं है, अब शासन में पेपर खत्म हो गए हैं, कोई अधिकारी छुट्टी पे हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही है कि मतलब जांच के ऊपर जांच, जब किसी चीज़ को, मामले को लिंगर ऑन करना होता है तो फिर इसी तरीके से जांच कई बार इसलिए भी बिठाई जाती है कि किसी पे आँच ना आए। तो आँच ना आने के लिए भी जांच बिठाई जाती है, और एक जांच का टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फिर दूसरी जांच बिठा देंगे, दूसरी पूरी हो गई तो बोले कि साहब अब बाकी इसका परीक्षण हो रहा है। कई बार परीक्षण करने के लिए फिर नीचे के दोस्त पे भेज देंगे। अब जैसे बाई दी वे कई बार ऐसे मामले होते हैं कि विधानसभा ने कोई मामला पारित कर दिया,
तो फिर उसको किसी तरीके से पर्वत समिति में सौंप दिया। पर्वत समिति ने पारित कर दिया तो राज्यपाल के यहाँ भेज दिया। राज्यपाल ने दबा दिया तो अब ने कहा जी राज्यपाल 6-7 साल तक दबा के बैठे। तो किसी मामले को लटकाना होता है तो कई बार ऐसा ही होता है। ये बड़ा अच्छा एक बात कही आपने कि किसी पे ना आए आँच इसलिए करा दी जाए जांच, और ये बड़ा अच्छा आपने एक स्लोगन दे दिया कि उत्तराखंड में ये तो बड़ी सही तरीके से चलते हैं कि किसी पर ना आए आँच इसलिए करा ली जाए जांच, और ये देखा गया है। और जांच कराने के बाद अगर करा भी ली तो क्लीन चिट मिलना तो तय है, उसके बाद तो आप प्रमोशन भी पाएंगे, सब चीज़ें जो खेल चल रहा है। इसमें एक चीज़ है कि जैसे मरीज की तीमारदारी और केस की पैरवी खुद करनी पड़ती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो व्हिसल ब्लोअर हैं, ओपिनियन मेकर हैं, समाज सेवक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मेरी मतलब एक ही अपील है कि अब जैसे कोई चिट्ठी या कोई पत्र आपने भेज दिया कि भाई CBCID को भेज दिया या CBC को भी भेज दिया, DOPT भेज दिया, तो उसकी प्रॉपर फॉलोअप भी करते रहें कि क्या होगा। तो अगर फॉलोअप करते रहेंगे तो सरकारी सिस्टम में एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर आप कागज़ के पीछे लगे रहे तो कागज़ पे कार्रवाई जरूर होती है, देर वाली होती है। तो अगर प्रॉपर फॉलोअप करते रहें तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई सही अधिकारी के हाथ में वो फाइल जाएगी तो और सही से कार्रवाई भी होती। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये लगा लो कि एक छोटा सा किस्सा आपके माध्यम से सुना रहा हूँ कि एक अधिकारी थे जल निगम के जोखूराम जी अधिशासी अभियंता रहते हुए ट्रैप हुए रिश्वत लेते हुए, जेल में रहे तो फिर क्या हुआ कि मुकदमा चला फिर जेल के बाद। तो जब जेल में मुकदमा चला रही थी विजिलेंस, तो विभागीय मंत्री ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। और आप ये लगा लो कि विभागीय मंत्री ने अनुमति नहीं दी और विजिलेंस, देखो एक तरीके से लगता है कि विजिलेंस कितनी लाचार है। जबकि मैं तो इस बात का परम पक्षधर हूँ कि विजिलेंस को पावर दी जानी चाहिए और इसको ऑटोनोमस किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के अगर आरोप हैं तो भाई किसी मंत्री संतरे पे या किसी IAS पे या किसी भी बड़े अधिकारी पे हैं, पैसे वाले पे हैं, तो भाई वो तो बच ही जाएगा ना। उसके पास पैसे हैं, सोर्सेज हैं, बड़े बड़े लॉयर मतलब हायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हाई कोर्ट में लड़ा सकता है, उसके पास 50 साधन है। तो विजिलेंस को पावर न देने के पीछे कोई कारण समझ में नहीं आता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाय द वे कभी शासन प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई मंत्री संतरी विधायक फंस भी जाए तो उसके पास बहुत संसाधन होते हैं बचने के, वो पूरी ताकत लगा सकता है। लेकिन इसलिए राज्य के हित में ये जरूर किया जाना चाहिए कि विजिलेंस को ऑटोनोमस बनाया जाना चाहिए, वरना ऐसी होगा जैसे वो तत्कालीन जो मंत्री थे, पेयजल मंत्री, उन्होंने जोखूराम जी के लिए लिख के दे दिया कि भाई विजिलेंस इसकी अनुमति नहीं देती, और फिर मजबूरन विजिलेंस को हाई कोर्ट में लिख के देना पड़ा। मेरे पास वो RTI में होगी फाइल, उसमें 2 लाइन में विजिलेंस ने लिखा हाई कोर्ट में कि क्योंकि विभागीय मंत्री इस भ्रष्ट अधिकारी पे जो है मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए विजिलेंस मुकदमा चलाने में मतलब इस कोर्ट में इस केस की पैरवी करने में असमर्थ है आगे। और वो केस जो है कोर्ट से वापस ले लिया गया और उस अधिकारी को बाद में प्रमोशन करके अधीक्षण अभियंता बनाया गया। अब सोचो कितना बड़ा इनाम है ये। नहीं बिल्कुल सही। एक आदमी को तो ककड़ी चोरी में फांसी की सजा हो जाती है और एक और ऐसे अधिकारी कि जो ट्रैप करते हुए जेल गए और फिर विभागीय मंत्री पैरवी में आ जाता है कि साहब नहीं, हमें मुकदमा नहीं चलाना, और विजिलेंस इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेना पड़ता है। तो जब तक इस तरीके के अधिकारी रहेंगे, इस तरीके के नेता रहेंगे, तब तक इस लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है। और इसके लिए जनता को, सिविल सोसाइटीज़ को ही आगे आना चाहिए और प्रॉपर कोई शिकायत इस तरीके की हो तो उसकी प्रॉपर पैरवी करनी चाहिए। आज नहीं तो कल इस तरीके के मामलों में कार्रवाई होती है और ये जरूर होती है, लेकिन मतलब शर्त ये है कि इस पे लगा रहे जरूर, मतलब लगातार। उस प्रदेश का हालत क्या होगा जहां पर आय से अधिक मामले में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको लेकर भी फैसला सरकार के पाले पर डाल दिया जाता है, पर आज तक उसका क्या हुआ है सब जानते हैं। उस प्रदेश का क्या होगा जहां पर अपर सचिव चिकित्सा और मैं बोलूँगा आयुर्वेद के वो लेटर लिखते हैं अपने अधीनस्थ अध्यक्ष को, वो आज तक जवाब नहीं देते हैं और 22 से ये सिलसिला चल रहा है। कितने मजबूर हैं अपर सचिव भी और कितने मजबूर है शासन भी कि अध्यक्ष उनका जवाब नहीं देता है। नियमों को ताक में रखकर रिटायरमेंट से पहले कैसे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वो भी कोई नहीं जानता। उसके बाद पेयजल निगम में ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी जांच के नाम पर कई सालों से जांच चल रही है। जुलेडी परियोजना कहां ध्वस्त हो गई किसी को नहीं मालूम। अगर आप उत्तरकाशी की तरफ चले तो वहां पर लगातार आवाज उठा रहे हैं लोग। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिसको लेकर लगातार लोगों ने बात कही, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सिद्ध भी हुए और अभी भी जांच चल रही है। तो सवाल हर शाख पे
जो कहते हैं ना कि हर चाक पंजाब में पे गुलिस्तान क्या होगा, हर साग पे उल्लू बैठा है। लेकिन देखो उल्लू रात को ही बैठे, कम से कम दिन में तो निपटा ही लेने चाहिए ऐसे काम। तो मेरा पब्लिक से भी, सिविल सोसाइटी से और गणमान्य लोगों से निवेदन है कि इस राज्य को अपना राज्य समझा जाए और इस तरीके से ही, इस तरीके की भावना से ही इस तरीके के लोगों, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी गलत लोग होते हैं उनका मोराल बहुत डाउन होता है। आपको बस एक बार खड़े होकर पूछना जरूर होता है कि हाँ भाई ये काम कैसे हुआ। इनके जो गलत लोगों का मोराल हमेशा डाउन होता है। एक बार अगर लोग खड़े उठ गए तो फिर ये राज्य सुधरने की हालत में जा सकता है आराम से। तो चलिए, अभी और भी कहानियां हैं और भी किस्से हैं और उत्तराखंड में बहुत कुछ है जिसकी पर्दे उठने बाकी हैं। कल इंतज़ार कीजिएगा एक खास रिपोर्ट के साथ, एक खास खुलासे के साथ, एक खास नई खबर के साथ। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।